हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब के इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग एसएससी और रेलवेज के लिए एक चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं जो टॉपिक वाइज पहले से चला आ रहा है। ब्रिटिश पीरियड में बनाए गए कानून, जैसे हम लोगों ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखा था। देन उसके बाद कई सारे एक्ट्स पढ़े थे। 1813 का चार्टर एक्ट, 33 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, उसके बाद फिर 1853 का चार्टर एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फिर उसी तरह से इंडिया काउंसिल एक्ट 1861। एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो काउंसिल एक्ट्स वगैरह बने, चार्टर एक्ट वगैरह जो बने, उनका आम भारतीयों से, उस वक़्त के भारतीयों से कोई संबंध नहीं था। ये नहीं कि इंग्लैंड की संसद भारतीयों के कल्याण के लिए एक कानून बना रही, वो भारत में अपने प्रशासन के स्तर को, प्रशासन की गतिविधियों को मजबूत करने के लिए, उसको नियंत्रण में लाने के लिए कानून बनाती थी। अब क्योंकि 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी डिसॉल्व कर दी गई थी और भारत का शासन डायरेक्ट क्राउन के हाथों में चला गया था, या तो कहीं संसद के हाथों में चला गया था, या तो कहीं कि इंग्लैंड के सरकार के पास चला गया था। तो अब 1858 से लेकर के 1947 तक हमारे देश में कॉलोनियल रूल की शुरुआत हुई, औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई। ठीक है, तो उसी क्रम में 1861 का काउंसिल एक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1861 के काउंसिल एक्ट को बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन में हमेशा क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। जैसे गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 5 मेंबर हो गए। एक PWD, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड। दूसरा, गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो मेंबर्स थे, उन सदस्यों को पोर्टफोलियो दिया गया, विभाग दिया गया कि भैया काम क्या करो। अभी जैसे देखिए, हमारे यहाँ होता नहीं है, राज्य सरकारों में जो मंत्री होते हैं उनका पोर्टफोलियो होता है, मंत्रालय होता है, विभाग होता है। उसी तरह से केंद्र सरकार में जो हमारे मंत्री हैं, श्री राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री, श्री अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, अन्य सारे मंत्री हैं, तो पोर्टफोलियो है उनको। तो 1861 के एक्ट के द्वारा पोर्टफोलियो का निर्माण किया गया। ठीक है, और ये पोर्टफोलियो क्या थे? होम डिपार्टमेंट, आर्मी, लॉ, रेवेन्यू एंड फिनांस। होम डिपार्टमेंट, आर्मी, लॉ, होम डिपार्टमेंट, आर्मी, सेना, होम डिपार्टमेंट, आर्मी, लॉ, रेवेन्यू और फिनांस। मैं फिर से बार बोल रहा हूँ, लगता है मेरे से कुछ गलती हुई होगी। होम डिपार्टमेंट, आर्मी, लॉ, रेवेन्यू और फिनांस, रेवेन्यू एंड फिनांस। और बाद में एक नया जोड़ा गया PWD, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ठीक, अच्छा, अब इस एक्ट के द्वारा एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बदलाव किया गया, और वो बदलाव था अध्यादेश से संबंधित। जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो आप लोगों ने ऑर्डिनेंस सुना होगा कि भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के द्वारा ऑर्डिनेंस लाता है। लोकसभा और राज्यसभा से पास हुए बिना केवल राष्ट्रपति के सिग्नेचर से जो बिल, कानून बनता है, उसे ऑर्डिनेंस कहते हैं। ये बात तो है कि इसकी अवधि अधिकतम 6 माह तक ही रहती है। तो ये 1861 के एक्ट से ऑर्डिनेंस की शुरुआत हुई। भारत के वायसरॉय को ये अधिकार दिया गया कि अगर जल्दबाजी में कोई कानून बनाना हो, कानून की यथाशीघ्र आवश्यकता हो, तो गवर्नर जनरल बिना अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल या उसका जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बना हुआ था एक, वहाँ पर कानून को लाए बिना केवल वायसरॉय के सिग्नेचर से ही वो बिल कानून बन जाता था। तो एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है कि भारत में अध्यादेश की शुरुआत कब हुई, किस इंडिया काउंसिल एक्ट में अध्यादेश को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, अच्छा, 1861 के इंडिया काउंसिल एक्ट से
एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ लेजिस्लेटिव काउंसिल के संबंध में। जैसे कि आपको पता है कि 1853 के एक्ट से लेजिस्लेटिव काउंसिल बना था, जो कि एक छोटी सी संसद की तरह काम कर रही है। भारत में संसद का बिल्कुल प्रारंभिक विकास जो है वो हमको यहाँ से देखने को मिलता है। तो अब लेजिस्लेटिव काउंसिल के संबंध में कहा गया कि इसकी सदस्य संख्या 6 से 12 हो सकती है ना, 6 से 12 हो सकती है। और इसमें भारतीयों को मनोनीत करने की अनुमति दी गई। इसमें भारतीय भी मनोनीत हो सकते थे। हाँ, जो वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें भारतीय नहीं जा सकते थे, है ना। लेकिन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्ट्रक्चर था उसमें भारतीयों को मनोनीत किए जाने का प्रावधान था और उनको कहा जाता था एडिशनल मेंबर। तो पहली बार 3 भारतीयों को मनोनीत किया गया, बनारस के राजा को, महाराजा ऑफ पटियाला के राजा को, और जो एक तीसरे व्यक्ति थे भारत के इतिहास में, ये नाम आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये जो तीसरे व्यक्ति का नाम है सर दिनकर राव। इनसे आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। दिनकर राव सिंधिया महाराज के, जीवाजी सिंधिया महाराज के प्रधानमंत्री थे और 1857 के विद्रोह में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का सपोर्ट किया था, उनको सहायता दी थी। लॉर्ड कैनिंग ने कहा था 1857 के विद्रोह के बाद, लॉर्ड कैनिंग ने कहा था यदि सिंधिया विद्रोह में शामिल हो जाते तो मुझे अगले ही दिन अपना सामान पैक करके लंदन वापस जाना पड़ता। लेकिन दिनकर राव के कारण सिंधिया विद्रोह में शामिल नहीं हुए और अंग्रेजों को सहायता दी, है ना। इसी कारण दिनकर राव को सर का टाइटल दिया गया था। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो नहीं हम जानते हैं, नहीं पढ़े हैं, नहीं समझ में आ रहा है ना। बट ध्यान में रखिएगा कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पर ऑफ करते हैं, पढ़ते रहिए। मैं कभी भी किसी को लाइक करने, सब्सक्राइब करने नहीं बोलता हूँ, मेरी ये आदत नहीं है। आपकी इच्छा है, आप वीडियो देखिए जो भी हो, है ना, बट अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।